हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के पर चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली होगी 3G के 21 से लेके प्रश्न नंबर 23 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यही लास्ट होंगे प्रश्न, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज आपके लिए वीडियो जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें, ठीक है। चलते हैं। प्रश्नावली का 21वां प्रश्न है, कहता है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। एक मित्र है, वो दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक ना। मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, ठीक है ना। यानी दो मित्र हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पहला मित्र कहता है कि फ्रेंड्स अगर आप मुझे 100 रुपये दे दें तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा। पहला वाला कहता है, ठीक है, मैं आपसे कितना हो जाऊंगा, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कब? जब आप मुझे 100 रुपये दे देंगे। और दूसरा जवाब में कहता है फ्रेंड्स अगर आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो आपको ये बताना है कि दोनों के पास कितनी कितनी संपत्तियां हैं, कितनी कितनी धनराशियां हैं। तो मान लेंगे यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हल में आप लिखोगे माना पहले मित्र के पास, माना पहले मित्र के पास धनराशि कितनी मान ले, वो मान लेते हैं x रुपया, ठीक है। माना पहले मित्र के पास जो है वो कितने रुपए है, x रुपए है, ठीक है। तथा दूसरे मित्र के पास, दोनों के पास कितनी संपत्तियां हैं आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दोनों के पास कितनी संपत्तियां हैं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आप पहले क्या मानोगे, माना पहले मित्र के पास धनराशि बराबर कितना है, x रुपये, तथा जो दूसरा मित्र है उसके पास कितना मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। तथा दूसरे मित्र के पास धनराशि कितना मान लेते हैं, y रुपये, ठीक है। माना हमने पहला जो मित्र है वो उसके पास कितना रुपए है, x रुपये है, और जो दूसरा मित्र है उसके पास कितना है, y रुपये है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्ता अनुसार ये क्या कहता है। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा क्या कहता है। कौन कहता है, पहला मित्र कहता है, किससे कहता है, दूसरे मित्र से, कि यदि मुझे 100 दे दो, मतलब दूसरा पहला वाला मांग रहा है, किससे मांग रहा है, दूसरे वाले से। पहला वाला मांग रहा है, दूसरे वाले से मांग रहा है, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर पहला मांग रहा है, सपोज करिए अगर पहला पाएगा पैसा तो उसके पास बढ़ेगा ना, उसके पास भाई प्लस होगा 100 रुपये। जिसके पास जो मांगेगा वो 100 रुपये पाएगा तो उसके वैलेट में 100 रुपये प्लस हो जाएगा, जमा हो जाएगा। लेकिन जो देगा उसके वैलेट से 100 रुपये कम हो जाएगा ना। तो कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी मांग कौन रहा है, पहला वाला मित्र ना, पहला वाला मित्र मांग रहा है। और पहले वाले मित्र के पास कितना राशि था, आपने x माना है। अच्छा ये 100 रुपये मांग रहा है ना, तो बताइए अगर ये 100 रुपये मांग रहा है तो इसका मतलब है इसके पास 100 रुपये एक्स्ट्रा होगा, प्लस होगा ना। अच्छा दे कौन रहा है, दे दूसरा मित्र है। अगर दूसरे मित्र के पास y रुपये था, अगर ये इसने अपने y रुपये में से 100 रुपये दे दिया इसको, तो इसका तो 100 रुपये बढ़ गया, लेकिन इसका 100 रुपये घट जाएगा। नहीं बात सुनाई, फिर से एक बात समझे। मांग कौन रहा, पहला मित्र मांग रहा है, किससे मांग रहा है, दूसरे मित्र से।
पहला वाले के पास कितना रुपए है, x रुपए है। अगर ये दूसरे से 100 रुपये पाएगा तो इसमें 100 रुपये बढ़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और जो दे रहा है उसके वैलेट से 100 रुपये कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हो जाता है, कहता है कि मैं दोगुना धनी बन जाऊंगा। कौन? ये पहला वाला बन जाएगा। और किसका दोगुना बन जाएगा? दोगुना मतलब ये दूसरे वाले मित्र से दोगुना बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें। पहला मित्र कहता है यदि आप मुझे 100 दे दे, तो पहले मित्र अगर x 100 रुपये पा जाएगा तो उसके पास कितना हो जाएगा? x प्लस 100 रुपये हो जाएगा। यानी आपने हम मान रखा था कि पहले मित्र के पास रुपये कितना x है, अगर वो 100 रुपये पा जाएगा तो उसमें 100 रुपये प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 100 हो जाएगा। और दूसरा मित्र दे रहा है तो इसका मतलब है इसमें से 100 घट जाएगा तो y माइनस 2 हो जाएगा। अब ये पहला वाला 2 गुना हो जाता है, किससे? दूसरे वाले से। तो दूसरे वाले में 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो x प्लस 100 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस 200। अब इन सबको एक साइड लाइए। ठीक है, तो x माइनस ये 2y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 100 था और ये माइनस जो 200 है वो राइट से लेफ्ट आएगा, तो इसके सामने साइन जो होगा वो प्लस हो जाएगा और उस साइड कोई नहीं बचेगा, क्योंकि 2i भी यहाँ चलाया और 200 भी लेफ्ट साइड चलाया, तो दोनों के सामने जो चिन्ह बदल गए और उस साइड कोई नहीं बचा। यानी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? x माइनस 2i और ये प्लस कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 200 प्लस क्या हो जाएगा? 300। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ। अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहता है? कहां से? यहां तक तो हो गया है 2 गुना धन। अब दूसरा कहता है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 100 दे दो, यदि आप मुझे केवल 10 दे दो। कौन कहता है? दूसरा वाला कहता है। तो दूसरा वाले के पास कितनी रुपए थी? y रुपए था। दूसरे वाले के पास कितनी था? y रुपए था। अच्छा बताइए ये कितना y मांग रहा है? ये 10 रुपये मांग रहा है। अगर ये 10 रुपये मांगेगा तो इसका मतलब है कि उसमें 10 रुपये बढ़ेगा, उसके वैलेट में 10 रुपये पॉजिटिव होगा, जमा होगा ना। फिर से एक बार समझे, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। दूसरा वाला पहले से मांग रहा है, तो दूसरा वाले के पास शुरुआत में कितनी राशि थी? y रुपये था। अगर ये 10 रुपये इससे पाएगा तो इसके पास y प्लस 10 हो जाएगा ना। अच्छा दे कौन रहा है? x पहला मित्र दे रहा है, तो इसका मतलब है इसके में से 10 रुपये कम हो जाएगा। भाई जो मांगेगा, जो पाएगा उसमें प्लस होगा और जो देगा अपने बैलेंस से उससे कम होगा ना। तो अब की बार दूसरा मांग रहा है पहले से, तो पहले वाले में 10 रुपये कम हो गया और दूसरे वाले में 10 रुपये बढ़ गया। अब ये कहता है, यही कह रहा है, दूसरा वाला कहता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊँगा, यानी पहले वाले से 6 गुना धनी बन जाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस 60 बराबर y धन कितना? 10। इसको एक साइड लाइए तो 6x माइनस वाई माइनस 60 और ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर कितना? 0, ये होगा 10। तो 6x माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड हो गया। इतनी बात समझ? ये समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझ लीजिए। अब की बार कहता है दूसरा वाला ना, वह देखिए दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 100 दें, मतलब दूसरा वाला कह रहा है यदि आप मुझे 100 दे दो, तो दूसरा वाला अगर 100 नहीं 10 है, अगर दूसरा वाला 10 पाएगा तो इसका मतलब है इसकी राशि में 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो पहला वाला देगा उसमें से 10 रुपये कम होगा। अब ये जब कहता है कि जब मैं 10 रुपये पा जाऊंगा तो मैं पहले वाले से 6 गुना बन जाऊंगा, तो पहले वाले में 6 से गुणा कर देंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक साइड सबको करेंगे तो ये मिलेगा। यानी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या मिल गया? 6x माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करना है ना। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? अब सॉल्व करने के लिए या तो मुझे x वाले के गुणांक को सेम करना है या तो y वाले के गुणांक को सेम करना है। तो यहाँ तो ना तो x वाला गुणांक सेम है ना तो y वाला सेम है, दोनों के में से किसी के गुणांक सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। अगर हम y वाले के गुणांक को सेम करना चाहते तो यहाँ 2 है और यहाँ भी अगर 2 हो जाता तो मेरा काम बन जाता। यानी समीकरण अगर मुझे y को बराबर करना है तो समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है? 2 से।
तो क्या लिखोगे? और समीकरण 1 में किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना है, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। और जब कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए तो आप कितने से गुणा करोगे? केवल और केवल 1 से। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे समीकरण 1 में 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, 1 से, तथा समीकरण 1 में 1 से, तथा समीकरण 2 में कितने से? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 में 1 से गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पे उसके किसी भी टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी सब कुछ वैसे उतर जाएगा। x माइनस 2i और ये प्लस कितना 300 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड बना लीजिए। ठीक है। और समीकरण 2 में आप कितने से गुणा करने जा रहे हो? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो इसका मतलब है इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2i ना, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 70 दूना 140। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। ठीक है। समीकरण 2 के प्रत्येक टर्म में मुझे कितने से गुणा करना है? 2 से। तो यानी यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 70 दूना 140 हो जाएगा। अब देखिए, अब y वाला टर्म सेम हो गया, y वाला टर्म सेम है, लेकिन इनके सामने वाले जो चिन्ह है वो सेम है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस क्या? समीकरण 4। तो घटाने पे चिन्ह बदल दिया करते हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया ना, और ये घटेगा। बताइए 12 में से अगर एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 11x बचेगा, और यहाँ ये 300 में 140 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 440। कितना आएगा? प्लस में 440 आएगा, बराबर कितना? 0। और ये 11x उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 440 हो जाएगा 11x बराबर। और x बराबर अगर आप मान निकालोगे तो 440 बटे में 11, और 11 का पहाड़ा 44 में 4 बार जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 उतर जाएगा ना। तो x का मान कितना आ गया? केवल और केवल 40 आ गया। अब x का मान कहाँ रखोगे? अब लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए आप, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में फिलहाल रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 आपके पास है x माइनस, यही है ना समीकरण 1, देखिए x माइनस 2i और प्लस 300 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप रख दीजिए 40, माइनस 2i प्लस 300 इक्वल टू 0, यानी कितना हो जाएगा? माइनस 2i, ये दो हो जाएगा 340। भाई 300 में 40 और जुड़ेगा, 340 बराबर कितना हो जाएगा? 0, यानी 2i बराबर 340। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 340 बटे 2, यानी y बराबर आएगा 170। ठीक है ना। तो 170 हो जाएगा, और कितना आएगा? 17 दूनी 34, ये हो जाएगा। ठीक ना। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? 40, और y का मान कितना आ गया? 170। तो इसका मतलब है आपने मान रखा था पहले मित्र के पास धनराशि कितनी है? x रुपए। तो हो जाएगा, आप यहां लिख सकते हो कि पहले मित्र के पास धनराशि बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 40, तथा दूसरे मित्र के पास धनराशि पास जो धनराशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 170 रुपये। बात सुनाई? तो ये आपका सलूशन हो गया इस प्रश्न का। समझ में आया फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 22वां प्रश्न है। कहता है एक क्रिकेट
टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कितनी गेंदें? 6 गेंदें और 7 बल्ले 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम क्या करना है कि जो लास्ट में मुझसे पूछा जा रहा है उसी को हम लेट कर लेते हैं। भाई आई डोंट नो कि मुझे कितने बल्ले का, प्रत्येक बल्ले का दाम कितना है या प्रत्येक गेंद का दाम कितना है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना कैसे करोगे हल में? माना प्रत्येक बल्ले का का जो मूल्य है वो कितना मान ले, का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, हमने मान लिया कि एक बल्ले या प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, वो है y रुपये। ठीक है भाई, लास्ट में आपसे यही पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है। तो हमने मान लिया, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है x रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है वो कितना है, y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रथम शर्तानुसार ठीक है। तो अब यहां कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले, 7 बल्ले खरीदे हैं। तो अब बताइए एक बल्ले का दाम आपने कितना मान रखा, x रुपए। तो बताइए 2 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 2x, 3 बल्ले का दाम 3x, 4 बल्ले का दाम 4x ना, 5 बल्ले का दाम 5, बस 5x हो जाएगा। तो इसी तरह से 7 बल्ले का जो दाम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x। नहीं बात नहीं। सपोज करिए जैसे आपने एक पेन का दाम है 5 रुपये, और अगर आप एक पेन खरीदेंगे तो 5 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 2 पेन खरीद देंगे तो इसका मतलब 2 5 देना पड़ेगा ना, यानी 5 5 10। अगर 3 पेन आप खरीदेंगे तो इसका मतलब है 3 5 आपको देना पड़ेगा। 3 5 का मतलब है 3 बार 5 5 5, यानी 5 3 15। तो 4 पेन देंगे तो 4 बार मतलब 5 गुणे 4 रुपये आपको देना पड़ेगा ऐसे। तो ये 7 बल्ले खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है 7 बल्ले का दाम जो है वो 7x हो जाएगा। और गेंद की बात करें तो उन्होंने कितना गेंद खरीद रखा है, 6 गेंदें खरीद रखा, और प्रत्येक का दाम कितना है, y रुपये है। तो 6 गेंदों का जो दाम है वो कितना हो जाएगा, 6y। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना बढ़ता है, 38 रुपये। नहीं समझा भाई, एक कोच ने जो है 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदे थे। आपने मान लिया, माना प्रत्येक बल्ले का दाम जो है x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य जो y रुपये है। तो 7 बल्ला है तो 7x और 6 गेंदें हैं तो 6x बराबर कितना, 3800। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब द्वितीय शर्तानुसार की बात करें, द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार में कितना है, कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले का मतलब है 3x और 5 गेंदे का मतलब है 5y। तो 3x धन 5y बराबर कितना होगा, ये टोटल कितने रुपए में खरीदे हैं, 1750 रुपए में। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समझ में आया भाई, ये आपको ये इक्वेशन समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मेन यही आपका इक्वेशन जनरेट करना होता है। अगर आप इक्वेशन जनरेट कर पाएंगे तभी जो है आगे का प्रोसेस आपका सही होगा, नहीं तो 100%। अगर ये इक्वेशन गलत हो गया तो आगे का लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो बल्ला ये क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न क्वेश्चन है कि नहीं, सब इक्वेशन है कि नहीं। तो ये 7 बल्ला तो 7x और 6 गेंदें हैं तो 6y कितने सौ में खरीदे हैं, 3800 में ना। और बाद में क्या करते हैं, 3 बल्ला यानी 3x,
5 गेंदें यानी 5y बराबर कितना, इन दोनों को मिलाकर 1750 से समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 हो गया। अब ये इक्वेशन मिल गया है, अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने की आप अनेकों विधियां जानते हैं, जैसे प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, वज्र हो गया, या आप अनेकों विधियां जानते हैं, उनमें से किसी विधि का प्रयोग करके आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम विलोपन का प्रयोग करें तो विलोपन में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में या तो x के गुणांक को सेम करते हैं या तो y के गुणांक को सेम करते हैं। तो यहाँ तो कोई सेम है नहीं, अगर x के गुणांक की बात करें तो यहाँ 7x है, यहाँ 3x है, तो है तो नहीं। अगर y की बात करें तो यहाँ 6y, यहाँ 5y, ये भी नहीं सेम है। तो इसका मतलब है अगर हम x वाले टर्म को सेम करना चाहते हैं तो अगर इसमें कितने से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 7 से गुणा कर दें, तो 7 त्रिक 21 और 3 सते 21 से भी हो जाएगा ना। तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे समीकरण 1 में कितने से, 3 से तथा समीकरण 2 में कितने से, 7 से गुणा करने पर। ओके, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए। अब अगर समीकरण 1 में मुझे 3 से गुणा करना, तो इसके मतलब समीकरण 1 में जितने भी टर्म है उन सब में टर्म में मुझे 3 से गुणा करना होगा बारी बारी। पहले इसमें गुणा करिए, फिर इसमें गुणा करिए, फिर इसमें गुणा करिए। तो चलिए इसमें गुणा करेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18y हो जाएगा, और यहाँ आप 3 से गुणा करोगे तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, और 3 8 24 के 4, पहले 3 पढ़ा, इसमें पढ़िए, फिर इसमें पढ़िए, फिर इसमें 3 8 24, 24 के 4 हासिल बचा 2। अब 3 त्रिक का 9, 9 2 11 हो जाएगा, यानी ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। हमने 3 से इन सब में गुणा कर डाला, ठीक है। अब समीकरण 2 में कितने से गुणा करना, 7 से गुणा करना, तो 7 से यहाँ भी गुणा करिए, 7 से यहाँ भी गुणा करिए, 7 से यहाँ भी गुणा करिए, तो 7 त्रिक 21x हो जाएगा, और 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 ना, 35y हो जाएगा। और यहाँ आप 7 से गुणा करेंगे तो 7 शून्य शून्य, 7 7 0 0, 7 5 35, 35 का 5 कैरी बची 3, और 7 3 21, और 21 में 3 जोड़ देंगे 24, 24 का 4 कैरी बची 2, 7 1 7, 7 2 9, यानी हो जाएगा ये 9485 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो समीकरण 3 और 4 जनरेट हुआ है गुणा करने के बाद, इनमें देखिए x के गुणांक जो है सेम है ना, तो सेम है तो इनके चिन्ह भी समान है, इसलिए हम दोनों के क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप लिख देंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना, 4, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, घटाने पे चिन्ह बदल दिया करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट गया ना, ये तो कट गया। अब ये घटेगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, तो घटेगा। 35 में से 18 आप निकाल दोगे तो माइनस में 17y आएगा। क्या आएगा भाई, 35y में से अगर 18y निकाल देंगे तो कितना जाएगा, माइनस में 17y आएगा। और इसको घटा लीजिए, ये कितना आएगा, ये आएगा कितना जाएगा, 1 मिनट देखते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने में। जब इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 7 0 0, 7 5 35, 35 का 5 का होगा ना, कैरी बची 3। अब 7 7 49, और 49 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, 52 का 2 कैरी बची 5 ना, 7 1 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। ओके, यानी 7 से गुणा करेंगे, 7 0 0, 7 5 35, 35 का 5 हासिल बचा 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे 52, 52 का 2 हासिल बचा 5, 7 1 के 7, 7 5 12, यानी इतना आएगा। अब इसको घटाएं, तो घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ये वाला बड़ा है तो बड़े में से छोटे घटाएं, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा ना, और यहाँ 1 बचा, ये पूरा कट जाएगा, यानी निगेटिव में इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ y बराबर क्या करेंगे, माइनस 850 बटे कितना, 17, और ये 17 से 17 कट जाएगा, 17 5 85, यानी कितना आएगा 50। y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब y का मान अगर 50 आ गया तो इसका मतलब है कि x का मान निकालना है मुझे, तो y का मान या तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा या तो समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान कहाँ लिखेंगे, लिखोगे आप कैसे कि y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। y का मान कहाँ रखने पर,
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 3x धन 5y बराबर कितना 1750, यही तो है समीकरण 2। अब इसमें मुझे y की वैल्यू पुटअप करनी है, और कितनी है y की वैल्यू, धन 5 गुणे y की वैल्यू है 50 बराबर कितना 1750। तो 3x धन ये कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 यानी 250 बराबर कितना 1750। अब ये इधर हो जाएगा 3x और इधर ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 1750 माइनस 250, और 1750 में से 250 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 आएगा, और यहाँ से काट देंगे तो इसको हो जाएगा 1500 बटे में कितना 3, और x का मान कितना आएगा 500। यानी आपने x क्या मान रखा है, एक बल्ले की कीमत मान रखा है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक बल्ले का दाम जो हो जाएगा, अब आप लिखोगे कि प्रत्येक बल्ले का दाम, बल्ले का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, आपने x मान रखा था, x मान रखा और x का मान कितना आ गया 500 आ गया, तो यानी प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है 500 है। और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, का मूल्य आपने y रखा है, मान रखा है, और y का मान कितना है 50। इसका मतलब है गेंद का दाम जो है वो 50 रुपये है, और प्रत्येक बल्ले का दाम जो है वो कितना है 500 रुपये है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का अंतिम 23वां प्रश्न है। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब है एक नगर में कोई टैक्सी है जिस पर यह कंफर्म है कि एक नियत दूरी के लिए कुछ रुपए कंफर्म है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा जाओगे, उससे ज़्यादा की दूरी तय करोगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, उसका एक अलग भाड़ा है। ठीक है ना। तो कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा का क्या भाड़ा होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, अब यहां जो आपसे पूछ रहा है वही मान लीजिए, पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। ठीक है, तो मानेंगे कैसे, माना कि हल में माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना है x रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है, वो y रुपये है। ठीक है, अब आपको एक बार समझाते हैं। जैसे सपोज करिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ये कोई प्लेस है, ए प्लेस है, और ये कोई बी प्लेस है, और यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये टोटल है 12 किलोमीटर मानते हैं। तो उस टैक्सी वाले ने ये तय कर रखा है कि अगर आप शुरुआत के 3 किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। कोई उसने नियत कर रखा अपने हिसाब से 25 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपने उसने तय कर रखा है कि आप अगर शुरुआत के 3 किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। चाहे आप 3 किलोमीटर से पहले ही उतर जाएंगे तब भी आपको 25 रुपये देना पड़ेगा, और चाहे आप 3 किलोमीटर जब हो जाएगा वहाँ उतरेंगे तब भी आपको 25 रुपये ही देना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 25 रुपये देना होगा, ये उसने तय कर रखा है। अगर आप इस 3 किलोमीटर के अलावा जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 3 रुपये किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे तो 25 में 3 जोड़ देंगे 28 रुपये, मतलब आगे के जो प्रत्येक किलोमीटर है उस पर 3 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
ना, समझ में आया? तो उसने ये कुछ दूरी के लिए तय कर रखा है कि इतना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर आप उसके आगे जाओगे तो प्रत्येक किलोमीटर का एक और भाड़ा है, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यही नियत जो भाड़ा है, ये इसने 25 हमने जो माना है उसी को हमने मान लिया x रुपये, और जो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जो 3 रुपये हमने यहाँ भी कहा, उसी को उसने मान लिया है y रुपये। ठीक है, अब कहता है कि यहां प्रथम शर्तान लिखते पहले, प्रथम शर्ता अनुसार। ठीक है, अब क्या है इसमें कि सबसे पहले ये देखें कि अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे, इसने कह रहा है अगर 10 किलोमीटर जाएंगे आप तो कितना रुपए देना पड़ेगा, उसके लिए आपको देना पड़ेगा 105 रुपए। यानी इस 10 किलोमीटर में एक नियत भाड़ा है, और ये जो 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं उसमें y रुपए के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 105। यानी बनेगा कैसे इक्वेशन, 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है 105 रुपए है, यानी x धन, ये तो नियत है, ये कांस्टेंट है, ये नियत है, और ये 10 किलोमीटर है, उसमें y के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया 105। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब द्वितीय शर्तानुसार की बात करें, द्वितीय शर्ता अनुसार की बात करें तो अब की बार कितना 15 किलोमीटर जाएगा, तो इसका मतलब है 15 किलोमीटर में नियत भाड़ा तो आईडी है, और 15 किलोमीटर में y के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, तो टोटल कितना रुपए हो जाएगा, 155 रुपये हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 और 2 में देख रहे होंगे कि दोनों समीकरणों में x के गुणांक समान है, तो आप इसको घटा लीजिए, कट जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, नोट कर लीजिए, x प्लस कितना है, x प्लस 10y बराबर कितना 105 है, और समीकरण दूसरा कितना है, x प्लस 15y बराबर कितना है, 155 है। अब घटाना है तो चिन्ह बदल देना है, ये कट जाएगा। अब 15y में से अगर आप 10y निकाल देंगे तो ये हो जाएगा -5y, और ये 155 में से आप 105 निकाल देंगे तो कितना बनेगा, वो -50 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा y बराबर -50 बटे -5, यानी y का मान कितना आएगा 10। अब y का मान 10 निकल गया है, तो x का मान निकालने के लिए y का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो रख देते हैं समीकरण 1 में, तो कैसे लिखोगे, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x धन 10y बराबर कितना 105, तो x का यहाँ x धन 10 गुणे 10 बराबर कितना 105, यानी हो जाएगा x धन ये 10 धाम 100 बराबर कितना 105, यानी x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो x बराबर कितना है 5। इसका मतलब x आपने क्या मान रखा था, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, कितना जाएगा 5 रुपये, और अतिरिक्त प्रत्येक प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है, प्रति केम का जो भाड़ा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने कितना निकाल रखा था 10 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया। अब आपसे पूछ रहा है अगर एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर यात्रा करता है तब उसको कितना देना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 25 किलोमीटर का भाड़ा जो है, कहाँ लिखे, यहाँ बता दें, 25 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x धन 25y है, तो x का मान 5 निकाल रखा था आपने, और y का मान 10 निकाल रखा था। इसका मतलब है 5 धन ये 250 हो जाएगा, और ये 255, यानी अगर आप 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितने रुपए आपको पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों में ज़रूर आप इसको शेयर करें, और कमेंट में यह बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जितना भी आपको पढ़ा रखे हैं कि ये आपके एग्ज़ाम के दिन से वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप इसको
पूरा ये जो चैप्टर है हमने पूरा चैप्टर डाल रखा है, ये पूरा आप क्रम से पूरा पढ़ लीजिए, बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ओके, चलते हैं फ्रेंड, ठीक है, धन्यवाद।